ये सब कैसे हुआ? तुम ठीक तो हो? ठाकुर ने चंदा को सहारा देकर खड़ा किया। वो अभी भी डर से थर-थर कांप रही थी। क्या हुआ था यहाँ? और राजेश कहाँ है? वो खिड़की से अंदर आया था। बहुत ही भयानक था वो, ना इंसान ना जानवर। उसने वैद्य जी को मेरे सामने ही चीर फाड़ कर खा लिया और फिर राजेश को अपने मुंह में दबाए खिड़की से बाहर अपने साथ ले गया। वैद्य जी के शिष्य ये देखकर बेहद हैरान थे। उन्होंने आश्रम के पास कभी भी कोई ऐसा जानवर नहीं देखा था जैसा चंदा बता रही थी, लेकिन सामने जो कुछ हुआ था उसको भी वो झुटला नहीं सकते थे, इसलिए वो चुप रहे। तुम्हारे विधवा होने की वजह कहीं ना कहीं हम ही हैं। तुम हमारे साथ चलो, अब से तुम हमेशा हमारी हवेली में रहोगी। ठाकुर उसको अपने साथ ले आए। अपने कमरे में जाने तक चंदा बहुत दुखी दिख रही थी, लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ और उसको लगा कि ठाकुर चला गया है तो वो रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराई। उसने अपनी साड़ी में छिपा एक सेब निकाला और उसको अपने सामने रख कर बोली, उस बूढ़े वैद्य की बलि लेना बहुत मुश्किल था। उसके लिए हमें इतना बड़ा खेल खेलना पड़ा। नक्षत्र में पैदा हुए उस बूढ़े की भेंट लेने के बाद अब आपकी शक्तियां भी आपके भाई अतापी वतापी जैसी हो गई हैं। अब आप जब चाहे तब किसी भी चीज का रूप धारण कर सकते हैं। अब हम लोग बड़ी आसानी से इस ठाकुर के पूरे वंश को खत्म कर देंगे और फिर आपके दोनों भाई अतापी और वतापी फिर से जिंदा हो जाएंगे। कुछ दिन गुजरने के बाद अब चंदा ने नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर दिया। ठाकुर साहब, रामू काका न जाने कब तक ठीक होंगे। आप बुरा न माने तो मैं उनके ठीक होने तक खाना बनाने का काम संभाल लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर बनाइए। ये सुनकर चंदा मुस्कुराई और किचन में चली गई। डिनर के टाइम सब डाइनिंग टेबल पर आए तो चंदा ने कई तरह के पकवान उनके सामने लगा दिए। टेबल पर ठाकुर वीर प्रताप के साथ उनका भाई विक्रम भी मौजूद था। चंदा ने तो आज हमारी पसंद की सारी पकवानें बना डाली। ये आलू बैगन की सब्जी तो बहुत अच्छी है। तीनों ने मजे से खाना खाया। उसके बाद चंदा ने फलों की थाली से वही सेब उठाया और विक्रम को देते हुए बोली, खाने के बाद एक सेब खा लेना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके कहने पर विक्रम ने सेब ले लिया और खाते हुए अपने कमरे में चला गया। विक्रम अपने कमरे में गया और कुछ देर बाद बिस्तर पर लेट गया। तभी चंदा उसके कमरे में आई और उसको देखकर मुस्कुराने लगी। अरे चंदा, तुम इस वक्त? उसने अंदर से कुंडी लगाई और विक्रम के होठों पर हाथ रखकर बोली, कुछ पल के लिए शांत हो जाइए। उसका स्पर्श मिलते ही विक्रम भी मुस्कुराते हुए उसको देखने लगा। असुरा देवाय प्रकटम, असुरा देवाय प्रकटम। उसके इतना कहते ही विक्रम के पेट में असुर राजेश, जो अभी सेब के रूप में मौजूद था, उसने अपना असुर वाला रूप ले लिया। विक्रम का पेट फाड़कर वो बाहर निकल गया। विक्रम की मौत हो गई। अब बस एक बचा है, वीर। सुबह जब सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर आए तो विक्रम उनको कहीं नजर नहीं आया। ये विक्रम अभी तक कैसे नहीं उठा? किसी ने उसके कमरे में जाकर देखा? उनको मैंने सुबह सुबह बाहर जाते हुए देखा था। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। वो बिना नाश्ता किए कहीं नहीं जाता। अब मैं तो उनको पूछ नहीं सकती थी। वो आ जाएंगे तो आप खुद ही उनसे पूछ लीजिएगा। ठीक है। नाश्ते में ये सेब जरूर खा लीजिएगा। सुबह सुबह एक सेब खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। ये सबको सेब खिलाने पर इतना जोर क्यों देती है? इसके आते ही पहले रामू काका की तबीयत खराब हुई। ये आश्रम में कही तो वैद्य जी खत्म हो गए। कल इसने विक्रम को सेब दिया था तो वो भी सुबह से गायब हो गया। शुक्रिया, लेकिन हमारा फल खाने का जरा भी मन नहीं है। ये कहकर ठाकुर उठ खड़ा हुआ और अपने काम से बाहर चला गया। चंदा अपने दांतों को भींचते हुए बोली, कोई बात नहीं, अभी नहीं तो रात के खाने में जरूर तेरा काम तमाम हो जाएगा। अब चंदा रात होने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। रात को वीर अपने साथ एक तांत्रिक बाबा को लेकर आया।
उस टाइम चंदा किचन में खाना बना रही थी। मुझे यहाँ किसी अशुद्ध ऊर्जा का आभास हो रहा है, इसीलिए मैं आपको यहाँ लाया हूँ स्वामी जी। हमारे घर में पिछले कुछ दिनों से बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। फिक्र मत करो, हम जल्द ही तुम्हारे घर की समस्या दूर कर देंगे। आइए स्वामी जी, आप पहले हमारे साथ खाना खाइए। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और चंदा ने खाने के साथ टेबल पर एक फलों की थाली रखी जिसमें वही सेब रखा नजर आ रहा था। अगर ये तांत्रिक नहीं आता तो आज इस वीर को मारना आसान हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, अब इस तांत्रिक और वीर दोनों को ऊपर पहुंचा देंगे। तांत्रिक बाबा बार बार चंदा की तरफ देख रहे थे। वीर भी इस बात को नोट कर रहा था। चंदा ने तांत्रिक को सेब देते हुए कहा, स्वामी जी इसे भी ग्रहण कीजिए। खाना खाने के बाद एक सेब खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। शुक्रिया। जैसे जैसे बाबा सेब को खाते जा रहे थे, चंदा के चेहरे पर खुशी भी बढ़ती हुई नजर आ रही थी। सेब खत्म होने के बाद तांत्रिक बाबा ने अपने झोले से एक पानी की शीशी निकाली। ये क्या है बाबा? ये गंगा जल है। ऐसा कहकर तांत्रिक ने तेजी से पानी पी लिया। उनके पेट से तभी जोरों की चीखने की आवाज आई। ये सुनकर चंदा समझ गई कि गंगा जल की वजह से राजेश असुर खत्म हो चुका है। तूने मेरे साथ छल किया है तांत्रिक, अब मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर वो अपने असुर वाले रूप में आ गई और उसने तांत्रिक पर हमला बोल दिया। बुड्ढे, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ, पहले इस ठाकुर को खत्म कर दूं। उसने तांत्रिक के कंधों में अपने तेज धार नाखूनों से छेद कर दिया और उसको एक तरफ फेंक कर ठाकुर की तरफ लपकी। तू ही इस बुड्ढे को यहाँ लाया था ना? अब देख, तू भी मरेगा और ये भी। ऐसा कहकर वो ठाकुर का गला दबाने लगी। उसके नाखून ठाकुर की गर्दन में गड़ रहे थे और उसकी सांसें घुटने लगी थी। तभी पीछे से तांत्रिक ने चंदा असुर के गले में एक माला डाल दी। उस माला के गले में डालते ही वो चीखने चिल्लाने लगी। उतारो इसे! तांत्रिक ने अपने झोले से एक मटकी निकाली और उसको जमीन पर रखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। एक आखिरी तेज चीख के साथ चंदा हवा बनकर उस मटकी के अंदर समा गई। तांत्रिक ने जल्दी से उस पर कपड़ा ढका और उस पर रस्सी बांध दी। अब इस मटकी का क्या करना है बाबा? अब ये जब तक इस कलश के अंदर है किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती।